हाय एवरीवन। वेलकम टू दी अनदर सक्सेस स्टोरी सेशन फॉर द ईओ एग्जामिनेशन। और आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मलयाज मिश्रा, जिन्होंने लेटेस्ट में जो ईओ एग्जामिनेशन हुआ है 2023 का, वहां पर 169 रैंक सिक्योर किया है। मलयाज, वेलकम टू दी सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और काफी अच्छा लग रहा है आपसे इंटरेक्ट करके बहुत फिर से। बढ़िया। माई प्लेजर ऑल्सो। मलयाज, क्या रिएक्शन थी फैमिली की ये जानकर कि भाई मेरा बेटा ईओ एग्जाम में सिलेक्ट हो गया है? पेरेंट्स की क्या रिएक्शन थी? सर वो तो एज यूजुअल काफी खुश थे, मम्मी पापा और मेरी बड़ी सिस्टर है, तो तीनों लोग बहुत खुश थे। और उनको खुश देख के फिर मुझे डबल खुशी हो गई। मैं तो एक्चुअली खुश तो था ही, पर जब उनको खुश देखा तो काफी अच्छा लगा कि हाँ, इनको कुछ खुशी दे पाए तो दैट्स अ गुड थिंग। ग्रेट ग्रेट। तो जो फीलिंग थी सिलेक्शन की, अभी सिंक इन हो गई है या फिर अभी भी खुशी जारी है? मेरी तो सिंक इन हो गई है टू बी ऑनेस्ट, पर फैमिली की अभी भी जारी है तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उनकी खुशी चल रही है। बहुत बढ़िया दोस्तों, इस सेशन में हम मलयाल से बहुत सारी बातें करने वाले हैं। इनके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में हम जानेंगे, किस तरीके से इन्होंने यूपीएससी को अपना प्रिपरेशन गोल डिसाइड किया वो हम जानेंगे। और दोस्तों हम ये भी जानेंगे कि भाई किस तरीके से हमें प्रिपरेशन को अप्रोच करना चाहिए फॉर द ईओ एग्जामिनेशन, क्योंकि ये एक बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है ये मलयाज हमारे लिए, जहाँ पर इन्होंने अपनी वर्किंग लाइफ को बैलेंस किया प्रिपरेशन के साथ, अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को बैलेंस किया ईओ की प्रिपरेशन के साथ। तो हमें बहुत सारे यहाँ पर किस्से मलयाज की स्टोरी से ही सुनने को मिलेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये सेशन होने वाला है। मलयाज, सबसे पहले तो मैं लोगों को बता दूं कि भाई आप जो हैं वो एक इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन एंड बाय हाँ सर। बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड। आपने जो है ट्रिपल आईटी जबलपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है ना? हाँ सर। हम्म। एंड मलयाज ने दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है वो इजाद किया है, मैं आपसे शेयर करवाऊंगा मलयाज से, टिक फार्मूला। मतलब मलयाज किसी भी चीज को जब चूज करते हैं अपने गोल के लिए, अपनी लाइफ के लिए, तो उसके लिए एक वो टिक फार्मूला फॉलो करते हैं। मलयाज कुछ बताएंगे आप उससे टिक फार्मूला के बारे में, और उस टिक फार्मूला को आपने यूपीएससी में कैसे अप्लाई किया प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए, वो भी आप मुझे बताइएगा एक बार। सर तो यूपीएससी प्रिपरेशन में स्पेसिफिकली आने के लिए, ये चूज करने के लिए, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था तो काफ़ी और ऑप्शंस भी थे, फर्दर स्टडीज और जॉब ले लेना प्राइवेट सेक्टर में। तो फिर डिसाइड करना था बेसिकली, तो मैंने सारे पॉसिबल ऑप्शंस को एक तरह से लिखा अपने सामने और फिर सबके प्रोज एंड कॉन्स देखे। मलयाज, कौन कौन से फिर मेजर ऑप्शन थे वो? एक तो ऑप्शन ऑब्वियसली था कि प्लेसमेंट हो जाता है आपका फाइनल ईयर में, जो कि मेरा भी हो गया था, तो वो ऑप्शन एक था कि आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब ले लो। फिर उसके बाद दूसरा ये था कि फर्दर स्टडीज यूजुअली करते हैं कई सारे लोग बीटेक के बाद, तो इंडिया में या बाहर जाके आप पढ़ाई कर सकते हैं अपने जो भी इंटरेस्ट है आपके। तीसरा ऑप्शन था कि आप ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें, तो उनमें भी आपको किस तरह का एग्जाम देना है। फॉर एग्जांपल हमारे लिए तो आईईएस भी ओपन था, इंजीनियरिंग सर्विसेज। बिल्कुल। फिर आप स्टेट पीएससी के एग्जाम्स देने हैं, यूपीएससी का है, तो वो सारी चीजें थी। आई थिंक ये मेजर ऑप्शंस थे मेन स्ट्रीम वाले। तो इनमें से ही मुझे चूज करना था कि कौन सा मतलब मेरे लिए फिट है। तो जो मैं यूजुअली करता हूँ हर चीज के साथ डिसीजन मेकिंग में, कि मैं सारे प्रोज एंड कॉन्स देख लेता हूँ सब ऑप्शंस के, फिर उसके बाद जो जिसमें सबसे कम बॉक्सेस टिक होते हैं, जो लीस्ट पॉसिबल मतलब ऑप्शन है, जो मुझे सबसे कम अच्छा लग रहा है वो मैं हटा देता हूँ। ऐसे करते करते जो लास्ट में बचता है सबसे डिसेंट ऑप्शन, वो मैं चूज कर लेता हूँ। तो पॉइंट इज की परफेक्ट रास्ते के पीछे नहीं भागता, मतलब अगर उसमें कुछ फ्लॉज भी हैं, पर वो बेस्ट बाकियों से ऑप्शन बेटर है, है, बाकियों से बेटर बेटर है, है। तो फिर मैं उसे चूज कर लेता हूँ, ये रहता है। बहुत बढ़िया मलयाज जी, बहुत ही रेशनल वे है थिंकिंग का, कि मतलब आप सारी चीज़ों को प्रोज एंड कॉन्स के बेसिस पे फिर चेक कर रहे हो कि भाई बेस्ट पॉसिबल चीज़ क्या है। एंड दोस्तों, जो लोग फ्रेशर हैं, अभी जो ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने अभी भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है और जो अभी अपनी कैरियर के बारे में सोच रहे हैं कि भाई हमारा प्लान क्या होना चाहिए, हमें किस तरह का ऑप्शन चूज करना चाहिए, उनके लिए एक बहुत ही बेहतर ये फार्मूला साबित हो सकता है कि आप कैसे डिसाइड करें कि आपके लिए बेस्ट क्या है। मतलब यहाँ पे आपने अपनी फैमिली कंडीशन का भी ध्यान रखा होगा, अपनी एग्जैक्टली। फाइनेंशियल सिचुएशन का भी ध्यान रखा होगा, कितने टाइम में आपको जॉब चाहिए वो भी आपने सोचा होगा। बहुत बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। क्योंकि मलयाज, अगेन देखो, एक ना गलती काफी लोग करते हैं कि इमोशनली डिसीजन ले लेते हैं कई बार, कि हाँ यार सर, हमें एग्जैक्टली। यूपीएससी, ये तो हमारे पापा का सपना था या मेरा सपना था, तो यूपीएससी की तरफ जाना हम्म चाहिए। तो आपने ये बहुत हम्म। अच्छी टेक्निक हमें बताई, टिक टेक्निक दोस्तों पक्का नोट कर लेगा। मलयाज, ये यूपीएससी की प्रिपरेशन का जो आइडिया है, ये पहली बार आपके दिमाग में कब आया? सर ये आई थिंक थर्ड ईयर, जब कॉलेज के थर्ड ईयर में था मैं, उस टाइम पे एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया कि क्या पॉसिबल ऑप्शंस हैं, क्या करना चाहते हैं मतलब आगे लाइफ में। तो फिर उस हिसाब से सब ऑप्शंस देखने लगे, इंटरनेट में एक्सप्लोर करने लगे, सीनियर्स से बात करने लगे।
तो यूपीएससी भी आया कि हाँ ये भी कोई चीज होती है, ये करना होता है। उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था कि बचपन से बनना था ये वो, ऐसा कुछ दिमाग में नहीं था कभी। मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं था, नहीं बनना था बचपन से मुझे तो फिर धीरे धीरे एक्सप्लोर किया, तो समझ में आया कि हाँ ये रैशनल ऑप्शन है, जो सारी चीजें मैं चाहता हूँ अपने प्रोफेशनल लाइफ से, उनमें से बहुत सारी चीजें फुलफिल करता है ये। तो इस तरह से मतलब यूपीएससी की तरफ फिर गया। बहुत बढ़िया। तो आप मतलब कल बता रहे थे कि यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले भी आपने लगभग 4-5 महीने रिसर्च करी थी यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन पे। हाँ। तो ये रिसर्च किस तरीके की थी और क्यों जरूरी थी रिसर्च आपके लिए करनी? तो सर वही जो मेरा डिसीजन मेकिंग का तरीका होता है, उसमें काफी प्रोज एंड कॉन्स में देखता हूँ। तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए उस फील्ड के बारे में कि क्या होता है वहाँ, कैसे जॉब होती है, क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, प्लस माइनस सब कुछ। तो उसके लिए मुझे यूपीएससी के बारे में जानना था, यूपीएससी एग्जाम से कौन सी जॉब जॉब मिलती है, उस जॉब में क्या होता है एग्जैक्टली तो वो रिसर्च बेसिकली एग्जाम के की प्लस एग्जाम के बाद जो जॉब मिलेगी उसकी, उन दोनों की थी। तो उससे मुझे थोड़ा डिसीजन मेकिंग में आसानी होती है, थोड़ा लॉजिकल डिसीजन आता है। इसलिए वो 4-5 महीने मैंने दिए अपने कॉलेज के टाइम पे, फाइनल ईयर के टाइम पे। तब मैं इंटर्नशिप कर रहा था। तो उस समय मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा समय, एटलीस्ट 1 घंटा, कई बार 2-3 घंटा वीकेंड्स में और ज्यादा, इंटरनेट पे सर्च करता था, लोगों से बात करता था, और इन सब से इंफॉर्मेशन जुटाता था बेसिकली बहुत डिसीजन लेने बढ़िया। के लिए। बहुत बढ़िया। एंड मलयाज, अभी हम धीरे धीरे आपकी यूपीएससी से ईओयू की जर्नी पे आएंगे। बट मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा कि यूपीएससी का एक्सपीरियंस कैसा रहा। जनरली लोगों का अच्छा नहीं होता है, बट आपका भी मुझे एक्सपीरियंस जानना है। प्लीज बताइए एक बार। तो सर, अच्छा है बुरा मैं तो नहीं रेट करूंगा, मैं ऐसा कहूंगा कि काफी कुछ सीखने को मिला, नो डाउट। अभी तो ऐसी कोई सफलता तो नहीं मिली यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में एज सच, क्योंकि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो उसमें कुछ 3-4 मार्क्स से रह गया था, सेकंड में भी ऐसे ही बहुत क्लोजली मिस कर दिया था मैंने। पर हर अटेम्प्ट के साथ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, मतलब जनरल जो नॉलेज है वो तो मिल ही रहा था एग्जाम की पढ़ाई की वजह से, साथ ही साथ अपनी पर्सनालिटी के बारे में बहुत पता चला, मैं किस चीज में अच्छा हूँ, किस चीज में बुरा हूँ, किस चीज में मुझे काम करना चाहिए, क्या चीज चाहिए जो आपको एग्जाम्स पास कराती है, या ऐसा कह लीजिए, क्या वो स्किल है। और तो ये सारी चीजें डेवलप करने से आगे भी आपको लाइफ में फायदा होता है, आप कहीं भी जाओ आपको समझ में आता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। तो आई थिंक ओवरऑल यूपीएससी जर्नी तो एनरिचिंग थी, नो डाउट, ऐसा कुछ रिग्रेट नहीं है। बहुत बढ़िया। और तो मैंने वही आपने है, काफी बहुत पॉजिटिव बहुत फील सही है। बात बोली कि जनरली हमारी सोसाइटी ना जो रिजल्ट को दो ही पैमानों पे नापती है, हम्म, सक्सेस या फेलियर। बट आपने एग्जैक्टली। बोला कि भाई ये पैमाने नहीं है, ये तो आउटकम्स हैं। पैमाने तो बहुत सारे होते हैं कि भाई इस जर्नी से आपने क्या सीखा, क्या उस सीखने को आपने कहीं और अप्लाई किया। तो ईओए में जो सिलेक्शन है ये साक्षी है इस बात की कि भाई आपने जो लर्निंग ली यूपीएससी एग्जामिनेशन में उसको आपने अप्लाई किया है अपनी पर्सनल लाइफ पे। और एग्जैक्टली। मलयाज अगेन यूपीएससी ना हमें बहुत कुछ सिखाती है, सिर्फ कंटेंट नहीं देती। बहुत सारे इमोशंस आते हैं और बहुत अगेन बहुत सारे। सारी चीजें आती हैं जिनको हम यूटिलाइज करते हैं अपने डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पे। बहुत बढ़िया। तो मलयाज जी, ईयू एग्जाम के बारे में आपने पहली बार कब सुना? सर ईओ एग्जाम मुझे जितना याद आ रहा है जनवरी 2023 के आसपास इसका कुछ मुझे पता चला था, क्योंकि मैं ऐसे ग्रुप्स में था जहाँ पे बातचीत होती रहती थी सारे ऐसे एग्जाम्स के बारे में। तो मुझे पता चला कि ये 2-3 साल में एक बार आता है, और इसका सिलेबस काफी मिलता जुलता है यूपीएससी से, कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी पड़ती हैं छोटी मोटी। तो मुझे लगा कि ठीक है, अगर सिलेबस मिलता है तो मैं इसे फॉर्म तो फिल ही कर देता हूँ। तो और ऑब्वियसली थोड़ा सा जॉब के बारे में देखा तो डिसेंट लगी, मुझे लगा कि अच्छी जॉब है, सब सही है तो भर देना चाहिए, तो फिर मैंने उसे फिल कर दिया। बहुत तो बढ़िया। तो आपने मतलब जनवरी 2023 में जब नोटिफिकेशन आने वाली थी, फरवरी में नोटिफिकेशन आई थी एग्जैक्टली, तो आपने इस हाँ। एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में पहली बार सुना और प्रिपरेशन स्टार्ट आपने एग्जैक्टली फिर कब करी? तो जनवरी में जब पता चला, फिर थोड़ा फरवरी तक आई थिंक वही नोटिफिकेशन आ गया था, तब मैंने थोड़ा सिलेबस को और अच्छे से देखा। मुझे समझ में आया कि ये एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी है मुझे। तो यूपीएससी की, क्योंकि मैं प्रिपरेशन कर ही रहा था, तो एक्स्ट्रा चीजों पर ही ध्यान देना था, जो चीज ऑलरेडी ओवरलैप कर रही थी उनके बारे में ऐसा कुछ सोचना नहीं था। तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सर्च करना शुरू किया कि ये जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं ये कहाँ से पढ़ने हैं, और इनके बारे में क्या देखना है। फिर मैंने कुछ कुछ मॉड्यूल्स लिए, कुछ सोर्सेज देखे, फिर उनको फॉलो किया था। मलयाज, मैं बच्चों को बताना चाहूंगा कि जब इस दौरान हम जनवरी 2023 की जब हम बात करें तब आप नौकरी पे भी लग गए थे। आप एक हाँ जो है सर। प्राइवेट कंपनी आपने ज्वाइन कर ली थी आईटी फील्ड की, बेंगलोर में बिग विजन नाम था। वहां पे आप जो है एआई एंड जो कंप्यूटर विजन एक्सपर्ट थे, है ना?
तो हम्म। अब आप जो सिचुएशन बता रहे हैं वो ऐसी कि भाई आप दिन में जॉब भी कर रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं, और आप अब एक और एग्जाम भी टारगेट करने की सोच रहे हैं। तो मतलब एग्जैक्टली। आज कभी ऐसा डर नहीं लगा कि यार अगर मैं जॉब के साथ एक एग्जाम प्रिपेयर कर लूँ वही बहुत है, मैं एक और एग्जाम और क्यों चूज कर रहा हूँ? हाँ, थोड़ा ये डाउट तो आया था कि जो काम कर रहे हो अच्छे से कर लो, क्योंकि अगर कई सारी नाव में पैर रखने की कोशिश करेंगे तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि डूब भी जाए। बिल्कुल। तो ये दिमाग में तो था, और पहली प्रायोरिटी नो डाउट यूपीएससी सीएसई ही था। पर ये आया दिमाग में कि अगर इसका सिलेबस सेम है तो लेट्स फिल द फॉर्म एंड वील सी, क्योंकि उसका एग्जाम जो था वो एक मंथ बाद शेड्यूल था। तो ऐसा था कि अगर प्रीलिम्स के बाद थोड़ा टाइम मिला तो उसमें मैं अच्छे से पढ़ लूँ। तो दिमाग राइट। में ये था कि कॉमन जो ओवरलैपिंग चीजें हैं, टॉपिक्स हैं, वो मैं अभी पढ़ लेता हूँ। फिर जैसे यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स होगा उसके बाद और ईपीएफओ के एग्जाम के बीच मैं जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं जैसे लेबर लॉज और इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सोशल सिक्योरिटी, वो बाद में पढ़ लूंगा। तो दिमाग में राइट। ऐसा कुछ प्लानिंग था। राइट। मतलब इस टाइम जो आपकी सिचुएशन थी ना 2023 में और जनवरी 2025 में, ऑलरेडी वही पीरियड चल रहा है, ठीक है। मैं एक हम्म, सिचुएशन एज्यूम करता हूँ कि मेरे पास एक बच्चा है जो कम से कम 8-9 घंटे वर्किंग कर रहा है, जिसको 5 दिन ऑफिस जाने ही जाना है, क्योंकि आप भी लगभग 5 दिन ऑफिस जाते ही जाते थे। पूरे 5 दिन, 5 दिन। और उसके बाद आपके पास दिन में मतलब मैक्सिमम 4-5 घंटे और हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। हाँ सर। आप ऑलरेडी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब आपने पहली बार एपीएफसी का सिलेबस अपने सामने देखा, तो आपने अब कैसे प्लान करा कि भाई मुझे किस तरीके से अप्रोच करना है इन दोनों एग्जामिनेशन को? एक तरीका आपने बताया कि आपने ओवरलैपिंग पोर्शन सबसे पहले नोट किया। तो हम्म। ओवरलैपिंग पोर्शन में बच्चों को डाउट आता है कि सर डिफरेंट प्रिपरेशन करें या फिर यूपीएससी वाली को से ही काम चल जाएगा। तो आपने कैसे मन को मनाया कि यार मुझे कौन सी प्रिपरेशन चूज करनी चाहिए, और क्या आपने चूज किया? क्योंकि अगेन काफी बच्चे ना इस दुविधा में फंसे हुए हैं और वो निकल ही नहीं पा रहे, मतलब उनको बहुत सारे मेंटर्स ने भी गाइड कर दिया होगा, बट यू आर द बेस्ट पर्सन जो कि इस सिचुएशन से निकला है। आप बताइए कैसे आपने उस पूरे जो सिचुएशन को डील किया। तो सर पहली चीज तो इसमें ये है कि आपको देना चाहिए एग्जाम की नहीं, ईपीएफओ वाला, अगर सेम सिचुएशन में कोई और है। तो आई वुड से कि फॉर्म तो आप फिल करिए विदाउट एनी सेकेंड थॉट। फॉर्म फिल करना तो है ही, उस ऐसा मत सोचिए कि उस समय क्या होगा, ये वो बाद में देख ली जाएगी। अगर आपको वर्स्ट केस सिनेरियो आप नहीं जाओगे एग्जाम देने, और क्या होगा, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। फॉर्म आई डोंट थिंक बहुत महंगा है फॉर्म, यूपीएससी का हंड्रेड फॉर्म रुपीज के होता है। आसपास, हाँ बिल्कुल। तो फॉर्म तो फिल करिए, उसके बारे में कोई सेकंड थॉट नहीं, फॉर्म फिल करना है पहली चीज। दूसरी चीज, फिर आप ये सोचिए कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है। प्रायोरिटी यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स है और ईपीएफओ है, इसको बहुत अच्छे से मन में अपने समझ लीजिए कि आपके लिए ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है। और फिर उस हिसाब से अपने आवर्स डिवाइड करिए। और जैसा मैंने कहा, ओवरलैपिंग में आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और ये जो बच्चों के मन में डाउट आता है कि ओवरलैपिंग में भी सेम पढ़ना है कि कुछ अलग पढ़ना है, इसका सबसे अच्छा तरीका है पीवाईक्यू देख लीजिए। एग्जाम अभी मतलब 2023 में हुआ था, आप देख लीजिए कि यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के जो से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है और जो ईपीएफओ के एग्जाम के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, क्या वो सेम है, क्या वो अलग है, मुझे क्या एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ऐसा हर टॉपिक के लिए कर लीजिए। हार्डली 2 दिन लगेगा और आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कितनी काम आएगी ईपीएफओ में। और उस हिसाब से कॉल ले लीजिए, अगर कुछ एक्स्ट्रा है उसे अलग से नोट कर लीजिए कि ये चीज मुझे एक्स्ट्रा पढ़नी है पीएफओ के लिए। और बहुत फिर बढ़िया। जो आपका 1 आवर है दिन का या वीकेंड का, लेट से आप 4 आवर्स ईपीएफओ की पढ़ाई को दे रहे हो, तो आप उस 4 घंटे में वो एक्स्ट्रा चीज पढ़ लीजिए। और बहुत बढ़िया। इस तरह से आपको टाइम डिवाइड करना पड़ेगा अगर आप राइट। दोनों चीजें ले रहे हैं राइट। तो। बहुत बहुत अच्छे से आपने मलयाज बताया। मलयाज यहाँ पे ना मेरा एक डाउट और है, और मैं यहाँ पर बेसिकली बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ तो सर। मेरा डाउट ये है कि जब आपने नोटिफिकेशन देखी तो आपको एपीएफसी एग्जाम भी दिखाई दिया और आपको ईओ एग्जाम भी जो है दिखाई दिया, और आपको लगा हो कि यार एपीएफसी एग्जाम तो बहुत अच्छा है, लेवल 10 है, ठीक है, ईओ हम्म। लेवल 8 है। तो क्या आपने दोनों एग्जाम्स के लिए अप्लाई किया है, या फिर आपने अगेन यहाँ पर सोचा कि यार 3 एग्जाम हो जाएंगे अब? नहीं, अप्लाई तो दोनों के लिए ही करना है। मतलब ये गलती तो बिल्कुल मत कीजिए कि आप सिर्फ एपीएफसी के लिए कर लीजिए, ये सोचिए कि 10 है तो 8 तो नहीं दूंगा, और या 8 है सिर्फ ईओ एओ के लिए कर लीजिए कि नहीं 10 तो मेरे बस का नहीं है, वो ज्यादा टफ होता है। ऐसा कुछ नहीं करना है, अप्लाई दोनों के लिए करना है, अगेन फॉर्म दोनों का फिल करना है। फिर उसके बाद आप, आई थिंक जब हमने एग्जाम दिया तो सिलेबस भी काफी सेम था दोनों का, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा किसी में नहीं था। और एग्जाम जो पेपर था, पेपर की डिफिकल्टी थोड़ा सा आई वुड से थोड़ा सा ज्यादा रही होगी एपीएससी की, मार्जिनली। पर वो भी बहुत डिफरेंस नहीं था। तो जब आप पढ़ेंगे तो आप एक्चुअली में बहुत डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि मैं सिर्फ ईओ एओ के लिए पढ़ लेता हूँ, एपीएफसी के लिए नहीं पढ़ूंगा। आपको ऑलमोस्ट सेम टाइम लगेगा। तो फॉर्म फिल करिए, दोनों दीजिए, और ऑब्वियसली लेवल 10 मिल रहा है तो उसी को एम करिए। मेरे बिल्कुल। केस में ऐसा था कि मैंने स्पेसिफिकली जो ईओ एओ में एग्जाम्स में जो टॉपिक्स आते हैं
सोशल सिक्योरिटी, आईआर और लेबर लॉज, इनको बहुत टाइम नहीं दिया, प्रीलिम्स के बाद ही टाइम दिया। तो इस वजह से वो आई थिंक उस लेवल के प्रिपेयर नहीं हो पाए जिस लेवल के लिए एपीएफसी के लिए चाहिए होते हैं। तो एपीएफसी के आए के काफी क्लोज मार्जिन से रह गए, मतलब रिटर्न। तो आई थिंक अगर आप प्रिपेयर कर सकते हो तो उससे अच्छा कुछ नहीं, क्योंकि तो एपीएफसी बेटर है। बहुत बढ़िया। मतलब आज कहीं दिल के कोने में ये दुख है कि यार पहले प्रोफेशन स्टार्ट कर लेता तो एपीएफसी भी हो जाता। दुख तो नहीं, दुख वोंट बी द राइट वर्ड टू हाईलाइट कन्वेट, योर बट आई सिचुएशन। वुड से हाईलाइट माय सिचुएशन, बट आई वुड से कि अगर कोई पूछे कि बेटर कर और क्या कर सकते थे, तो आई वुड सजेस्ट कि हाँ, आप और पहले से प्रिपेयर करिए और एपीएफसी को ही टारगेट करिए, प्राइमरीली एपीएफसी को टारगेट करिए, क्योंकि दैट इज अ बेटर जॉब, नो नहीं डाउट। नहीं, आपने तो बहुत बहुत बढ़िया आपने सलाह दी और बहुत ऑनेस्ट आप सब सलाह दे रहे हैं यहाँ पर। मतलब मैं एक और सिचुएशन बताना चाहूंगा कि अब आपने क्या किया कि नोटिफिकेशन के बाद आपने यूपीएससी की क्वेश्चन जारी कर दी है ना, और आप जो है एडिशनली 4-5 घंटे दे रहे थे हफ्ते में ईओयू के स्पेशल कंपोनेंट्स के लिए। अब आपने 26 मई को यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम दिया होगा, हाँ और वो सर। प्रीलिम्स एग्जाम अपने आप में झटका लेके आता है हमेशा। ठीक है, मतलब 2-3 दिन तक हम हैंगओवर में रहते हैं, उसके बाद फिर हम सोचते हैं कि यार अब क्या करना है। लेकिन आपके पास यहाँ पे 26 जुलाई और 2 जून के बीच, 2 जुलाई के बीच, सॉरी 26 मई और 2 जुलाई के बीच में बहुत बहुत कम टाइम था। तो वो जो टाइम था 34-35 दिन का, वो आपने कैसे मैनेज हम्म किया? क्योंकि अगेन ये मेक और ब्रेक वाला टाइम था। यहाँ पे कुछ लोगों हम्म को डाउट होता है कि यार हमारा प्रीलिम्स ना शायद क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है, वी आर ऑन हम्म। बॉर्डर लाइन, हमें मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर हम ईओयू की तैयारी करें, आईपीएफसी की तैयारी करें। तो अगेन उस सिचुएशन में आप जो है कैसे अपने आप को जो है हैंडल कर पाए थे, प्लीज आप शेयर करिए। तो सर मेरे केस में मुझे थोड़ा सा एग्जाम देने के 2-3 दिन बाद ही आप आंसर्स आ जाते हैं, आप कैलकुलेट कर लेते हो मार्क्स, तो मुझे सॉर्ट ऑफ आइडिया हो गया था कि मैं बॉर्डर में हूँ और मोस्ट प्रोबेबली मैं बाहर हो जाऊंगा, मतलब प्रीलिम से। तो ये आई थिंक ये क्लैरिटी मिल गई, तो ये इन अ वे अच्छी चीज हो गई ईओएओ के लिए। तो क्लैरिटी मिल गई तो पता चला कि अभी इससे तो कुछ हो नहीं रहा, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। और नेक्स्ट थिंग ईओए होती, तो आई थिंक अगर आपको क्लैरिटी मिल जा रही है तो देयर इज नथिंग बेटर देन दैट, फिर तो राइट। आप लग जाइए ईओए में। अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, अगर आप बॉर्डर में हो, तो फिर आई थिंक ये काफी पर्सनल कॉल है कि आप फिर अगेन प्रायोरिटी की बात आती है। फिर अगेन आई थिंक आप डिवाइड कर सकते हो टाइम मेंस में और ईओए में। अगर आपको लग रहा है कि आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, तो आप डिवाइड कर लो और थोड़े से कुछ आवर्स ईओए को दे दो, क्योंकि अगेन आपने फॉर्म फिल किया है, एग्जाम देना ही है, तो अच्छे से दो। और ऐसा है कि मेंस के लिए तो आपको फिर और आगे टाइम मिलेगा ईओएओ का, अगर ऐसा ही सिचुएशन बनता है अभी भी, तो आगे तो टाइम मिलेगा, तो फिर आप आगे मेंस के लिए अच्छे से कर बहुत लेना। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तो सलाह ये मिली आज। स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते बहुत हैं। बढ़िया। मतलब मैं एक और आपसे चीज जानना चाहूंगा कि आप किस तरीके से अपना डेली रूटीन बनाते थे प्रिपरेशन का विद जॉब। मतलब अगर मैं मलयाज से बोलूँ कि मलयाज आपका एक दिन कैसा रहता था, मतलब अगर मैं ट्यूसडे की बात करूँ, वेनसडे की बात करूँ, जॉब डे, तो कैसे पूरे दिन में आप जो है चीजें ऑर्गेनाइज करते थे? आप थोड़ा बताएंगे, गाइडेंस देंगे बच्चों को जो वर्किंग प्रोफेशनल है खासकर उनके लिए। तो मेरे ऑफिस आवर्स अराउंड रहते थे कुछ 10 o'clock से 6:30 के अराउंड रफली, ±1 आवर। तो इसमें मैं सुबह एक स्लॉट निकालता था पढ़ाई के लिए, अराउंड 2.5-3 घंटे का, और मे भी ज़्यादा। और ज़्यादा निकाल पाओ आप तो और अच्छा है, मैं इससे ज़्यादा नहीं निकाल पाता था। और अगर आप तो एक स्लॉट ये हो जाता था सुबह का, मैं सुबह एक स्लॉट पढ़ता था 2.5-3 घंटे, फिर ऑफिस जाता था, फिर वापस आता था, और अराउंड 7:30-8 o'clock से दोबारा पढ़ना शुरू करता था। और फिर वापस कुछ 2-2.5 घंटे का स्लॉट होता था पढ़ने का। तो कुछ इस तरह से पढ़ाई करता था, फिर सो जाता था 12 बजे, 11 बजे के आसपास। तो अराउंड 7 7 घंटे की नींद भी ले लेता था, तो क्योंकि स्लीप इज इम्पोर्टेंट, मतलब आप राइट ऐसे राइट। 4-5 घंटे सो के बहुत लंबी, ये क्योंकि लंबा सही गेम बात है, है, आप सही बात है। एक 15-20 दिन नहीं करना है आपको, लंबे टाइम तक करना है, तो थोड़ा स्लीप का भी ध्यान रखिए ऐसा। राइट। मतलब ये कोई चॉइस भी आपने करी थी कि मुझे कौन सा मॉर्निंग में कंपोनेंट पढ़ना है, कौन सा इवनिंग में पढ़ना है? और जॉब टाइम में भी कभी पढ़ाई करी थी आपने? तो जॉब में मतलब मेरी जॉब ऐसी थी कि ज्यादा बहुत पढ़ाई आप कर नहीं सकते ऑफिस में रह के। एट मैक्स आप थोड़ा बहुत लंच में अपने फोन में न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं या कुछ एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इससे ज्यादा डेप्थ वाली पढ़ाई तो नहीं कर सकते ऑफिस में। तो मेरी मोस्टली पढ़ाई घर में ही होती थी। तो घर में सुबह मैं कोशिश करता था कि ऐसी चीजें पढूं जहाँ जहाँ मुझे याद करना है, जहाँ पे मुझे थोड़ा दिमाग लगाना है, या मॉक्स दे रहा हूँ मैं, तो सुबह करता था। और शाम के टाइम थोड़ा रिवाइज करने वाली चीजें, थोड़ा करंट अफेयर्स, या कंप्यूटर भी एक कंपोनेंट है, टॉपिक है ईओयू में,
तो ऐसे छोटे टॉपिक्स पढ़ लेता था, ये कोशिश रहती राइट। थी। राइट। मतलब जब मैं एक सिचुएशन की बात करता हूँ, आपने ना पहली बार ईपीएफओ ईओ का सिलेबस देखा, आपने देखा कि यहाँ पे तो अकाउंट्स पढ़ना है, आईआर एंड लेबर लॉ पढ़ना है और सोशल सिक्योरिटी पढ़ना है। तो लॉस पढ़ने हैं और अकाउंट्स पढ़ना है, और आप हैं इंजीनियर बैकग्राउंड के, मैकेनिकल से। तो क्या रिएक्शन थी अकाउंट्स को देख के, और किस तरीके से अप्रोच किया अकाउंट्स को? क्योंकि यहाँ पे ना अगेन 90% बच्चे ऐसे हैं जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, जिन्होंने कभी हम्म अकाउंट्स पढ़ा ही नहीं। मतलब अकाउंट्स पढ़ने के बाद तो बहुत दूर, अपने अकाउंट्स हैंडल करने बहुत डिफिकल्ट फेस होते हैं, है ना? हम्म। तो कैसे आपने अकाउंट्स को अप्रोच किया, और आप कैसे गाइड करेंगे उस पहले बच्चे को जिसके लिए अकाउंट्स बहुत टेढ़ी खीर उसको जो है फील हो रही है? तो पहला रिएक्शन तो मेरा भी ऐसा था कि अकाउंट्स अगर बहुत बड़ा कंपोनेंट है तो फिर काफी मुश्किल हो जाएगी, कम टाइम में तो नहीं हो पाएगा। फिर मैंने थोड़ा और डेप्थ में जाके एनालिसिस किया कि अकाउंट्स एक्चुअली में कितना आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितनी डेप्थ में आता है, क्या वो चीजें जितना टाइम है मेरे पास उसमें कवर किया जा सकता है कि नहीं। तो आई थिंक यहाँ पे रिसर्च बहुत काम आती है, इन इन डिसीजंस को लेने में रिसर्च बहुत काम आती है। अगर आपने अच्छे से समझ लिया एग्जाम को, एग्जाम के पैटर्न को, तो फिर आप एक सही कॉल ले पाओगे। तो मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मैं अकाउंट्स में से अराउंड 30% 40% क्वेश्चन भी कर लेता हूँ और बाकी सब में काफी अच्छा परफॉर्म करता हूँ, तो मैं आगे मतलब जा सकता हूँ, हो सकता है मेरा क्लियर। तो मैंने अकाउंट्स को थोड़ा सा पीछे ही रखा। मैंने सोचा कि मैं बाकी चीजें करता हूँ और अकाउंट्स का बेसिक भी करता हूँ। मतलब अकाउंट्स का बेसिक क्वेश्चन आएगा तो आई शुड बी बिल्कुल। एबल टू आंसर इट। सिंपल क्वेश्चन अदरवाइज गलत नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली, तो ये मेरा मोटिव था। और अगर फिर भी टाइम बचता है तो फिर मैं अकाउंट्स के सेकेंड लेयर में जाऊंगा, थोड़े और डेप्थ में जाऊंगा। वैसे ऐसा हुआ नहीं, एंड में टाइम तो बचा नहीं, पर मैंने बिल्कुल। अकाउंट्स के फिर भी बेसिक क्वेश्चन के लिए लायक पढ़ाई कर ली थी। और बाकी कंपोनेंट्स को मैंने अच्छा कर लिया था कि इनसे थोड़े डेप्थ वाले क्वेश्चन आएंगे तो भी कर लेंगे, जैसे सोशल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी और लेबर लॉज, इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ लिया। तो आई थिंक ये अप्रोच फॉलो की जा सकती है। राइट। राइट। एंड मलयाज, मैं एक और चीज पूछूंगा कि जब आप पेपर देने गए 2023 का, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं 2021 के ईओयू की पिक्चर होगी, है ना? और हाँ जैसे ही पेपर एग्जैक्टली। आपके हाथ में आएगा, आपने पेपर खोल के देखा होगा, आपने लगा होगा यार ये क्या पेपर पूछ रहे हैं इन्होंने, ये तो बहुत टफ पेपर हो गया एकदम। तो वो जो सिचुएशन थी, उस सिचुएशन को आपने कैसे मैनेज किया कि एकदम पेपर टफ आ गया, अनएक्सपेक्टेड पेपर आ गया? आई थिंक इस सिचुएशन में ये एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था जैसा आपने डिस्क्राइब किया। और मुझे याद है कि यहाँ पे मेरा यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स देने का एक्सपीरियंस काम आया बिल्कुल। कि उस एग्जाम में उस पॉइंट पे आके सबको ही वैसा लग रहा होगा, क्योंकि सारे बच्चे जो यहाँ पे आए हैं सब लोग का जो बेसिस था पढ़ाई करने का, वो लास्ट वाला ईओए का एग्जाम ही था। और वो एग्जाम काफी डिफरेंट था इस वाले से। और इन अ वे ये एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि 3 4 साल हो चुके थे उस एग्जाम को। तो जब 3 4 साल हो जाते हैं तो ड्रास्टिक चेंज आते हैं, ईयर राइट। ऑन ईयर एग्जाम्स जो होते हैं उनमें इतना चेंज नहीं आता। जब 3 4 साल हो जाते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हो, जब वैसा ही हुआ। लेबर लॉज और आईआर काफी डिफिकल्ट हो गया था। जैसा मतलब हम जिस लेवल का पढ़ के गए थे इन जनरल बच्चे, मैं भी जैसा पढ़ के गया था वैसा तो नहीं आया, काफी टफ था। और बाकी जीएस के सब्जेक्ट्स भी कई बार मतलब रैंडम थे, टफ थे। तो पर मुझे लगा कि मेरा दिमाग में एक ही थॉट था कि ये मेरे लिए टफ है तो सबके लिए टफ है। जितनी बिल्कुल। मैंने पढ़ाई की है, मेरी बराबर जिसने पढ़ाई की है उसके लिए भी उतना ही टफ है। तो और मैंने डिसेंट पढ़ाई की है, तो करते हैं इसको। और अगर क्योंकि ये रिलेटिव है, इसमें ऐसा तो है नहीं कि आपको 100 में 100 लाने, आपको अपने बगल वाले से बेटर लाने, बिल्कुल। मेटाफरिकली गए तो वही हुआ। मैंने उस समय सोचा कि अभी बेस्ट बेस्ट देते हैं, जो बन रहा है करते हैं, जो नहीं बन रहा है उसे छोड़ते हैं। वैसा किया और फॉर्चुनेटली। मतलब परफेक्ट स्ट्रेटेजी आपने फॉलो करी दोस्तों। ये बहुत ही मतलब आप समझ लीजिए गोल्डन वर्ड्स हैं कि आपको सबसे अच्छा नहीं करना है, आपको बस कुछ लोगों से अच्छा करना है, क्योंकि पेपर हमेशा रिलेटिव रहता है। बहुत बढ़िया मलयाज, बहुत अच्छा लगा आपसे ये बात सुन के। मलयाज, आपने शाम को एपीएससी एग्जाम भी दिया होगा, है ना? और वो भी एग्जाम आपका ठीक ठाक हुआ, आप बता रहे हैं कि बहुत कम मार्जिन से कट ऑफ मिस हुई होगी। कम तो मार्जिन पेपर से। देने का ये फीलिंग आ गई थी कि मेरा रिक्रूटमेंट टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा? पेपर देने के बाद तो नहीं कहूंगा, बट मैं जब आया रूम में, 1 2 दिन गुजरे, मैंने थोड़ा सा उनको आंसर्स को देखा, तब थोड़ा रियलाइज हुआ कि हाँ हो सकता है। क्योंकि पेपर देने के बाद तो टू बी ऑनेस्ट मुझे लगा था नहीं होगा, क्योंकि जैसा आपने बताया कि पेपर थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल बिल्कुल। था। तो बिल्कुल। आप जैसी पिक्चर बना के जाते हो वैसा पेपर नहीं आता है, तो आप जब निकलोगे आपको कभी नहीं लगेगा कि आपका पेपर अच्छा हुआ। तो सेम मेरे साथ हुआ था कि मुझे नहीं लगा था कि इतना अच्छा हुआ, क्योंकि बहुत रैंडम था। राइट। लेकिन फिर घर आया, देखा कि सबका ही ऐसा है, कि मतलब सबको ही रैंडम लगा, तो फिर रियलाइज हो गया ठीक है सब उतने ही पानी में है।
जो तो हम्म, मेरा पहला थॉट जो था जब मैंने एग्जाम देना शुरू किया कि सब लोग के लिए टफ होगा, एक्चुअली में जब मैं बाहर निकला तो रियलाइज हुआ कि ऐसा था, बिल्कुल सबके लिए बिल्कुल। उतना टफ था। नहीं, सच में पेपर तो बहुत टफ था, और काफी लोगों की उसमें जो है हवाइयाँ उड़ी थी। बट जो लोग एग्जैक्टली। मैनेज कर गए, जो अपना एक्सपीरियंस ले आए, उनको बहुत हेल्पफुल जो है यहाँ पर एग्जाम देखने को मिला। अब मलयाज 20 तारीख को इन्होंने रिजल्ट अनाउंस कर दिया, आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट में जो है रोल नंबर था, आपको बड़ी खुशी हुई होगी। तो उसके बाद जो है इंटरव्यू उन्होंने बहुत लंबा चलाया, मतलब बहुत लगभग 1.5 साल उन्होंने एग्जैक्टली। प्रोसेस खींच दिया। एग्जैक्टली। और इस पर्टिकुलर प्रोसेस में बहुत बार ऐसे र्यूमर उठे कि भाई इंटरव्यू डेट आ रही है, आ रही है, आ रही है। तो एक बार तो इनिशियली रिक्रूटमेंट टेस्ट के बाद आपने तुरंत इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी, है ना? हाँ सर, हाँ और 1.5 बिल्कुल। महीने काफी अच्छी करी होगी। फिर बहुत अच्छी ठंडा सर। हो गया, फिर र्यूमर उठा, फिर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो ये जो साइकिल थी, इसमें कैसे आपने बाकी एग्जाम्स को भी अप्रोच किया और अपने हम्म। इंटरव्यू को भी मैनेज किया? क्योंकि आपने खाली तो आप पक्का बैठे नहीं होंगे, क्योंकि आप इस जिस तरह की पर्सनैलिटी है, आप कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। तो ये जो 1.5 साल हाँ। थे आफ्टर रिक्रूटमेंट टेस्ट रिजल्ट, ये आपने कैसे प्लान किए? तो सर जब आपने जैसा बताया कि फर्स्ट टाइम जब ये रिजल्ट आया उसके कुछ दिन बाद ये र्यूमर आया कि ठीक है अभी इंटरव्यू की डेट्स आएंगी। तो उस समय मैं बहुत एक्टिवली प्रिपेयर करने लगा, पूरा मैंने नोट्स बनाए हर चीज़ की, और मॉड्यूल भी लिया। एक इंटरव्यू मॉक मॉक भी दिया, इनफैक्ट आप ही के उस पे एडू टैब पे दिया। तो वो इंटरव्यू भी हो गया, मॉक इंटरव्यू हो गया। मैंने उनके सारे जो उनने मुझे बताया फीडबैक कि लिए आप ये थे? सही करिए, फीडबैक दिए, वो सब लिख लिए, उनको दोबारा मतलब खुद से ही इंटरव्यू देके अपने कैमरा पे टेस्ट भी कर लिया कि हाँ मैं इम्प्रूव कर गया हूँ। तो मैं इस स्टेज तक पहुंच चुका था कि रेडी था सब कुछ। तो फिर ये हो गया, फिर डेट्स नहीं आई, डिले हो गई, तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि अभी तो डेट्स नहीं आने वाली, क्योंकि यूपीएससी कंडक्ट करा रहा था तो उसके बिल्कुल बाकी एग्जाम्स चल रहे थे। तो फिर एक बार सब रेडी हो गया था, मेरे नोट्स मेरी प्रिपरेशन, तो फिर मैंने छोड़ दिया वो, फिर मैंने प्रिपेयर नहीं किया। फिर मैं बस थोड़ा सा न्यूज़ देखता रहता था, जो मेरी इन जनरल हैबिट ही है कि मैं करंट अफेयर्स देखता रहता हूँ, मुझे पसंद है। तो मैं वो फॉलो करता था कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिस ना कर जाऊं। और ये चलता रहा। फिर जब भी डेट्स आती थी तो मैं एक बार ये सोचता था कि अगर इंटरव्यू डेट्स अनाउंस होंगी भी तो एटलीस्ट 15-20 डेज का बिल्कुल। मार्जिन देंगे वो, इनफैक्ट ज़्यादा ही मिल जाता है आपको। तो मेरा मतलब मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मेरे पास जो नोट्स हैं और जो प्रिपरेशन है वो 15-20 डेज में रिवाइज हो जाएंगे दोबारा। तो बहुत फिर बढ़िया। जब नेक्स्ट टाइम दोबारा फाइनल डेट्स ही आई तभी मैंने शुरू किया, और वही नोट्स को रिवाइज किया, वापस उनको रिफ्रेश किया, एक दो मॉक्स दिए और फिर जाके दे आया ऐसा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मलयाज। मलयाज, ये जो इंटरव्यू था, ये आपका कौन से दिन और कौन से पैनल ने लिया? ये इंटरव्यू सर 28 नवंबर को था, सेकेंड सॉरी फर्स्ट फेज में था, ओके। और फर्स्ट हाफ में, और मेरा पैनल था सक्सेना, अरविंद सक्सेना सर थे अरविंद सक्सेना शायद, सर। मेरे राइट चेयर, हाँ। राइट। तो कैसा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा? क्या क्या क्वेश्चन पूछे उन्होंने आपसे, और कैसे डील किया काफी आपने उनको? काफी इंटरेस्टिंग था इंटरव्यू का। थोड़ा सा अगर मैं एक पर्सनल नगेट है इसके बारे में कि जब मैं 2019 2020 में प्रिपेयर कर रहा था, इनफैक्ट स्टार्ट कर रहा था प्रिपरेशन, रिसर्च कर रहा था, जो मैंने बताया आपको कि 3-4 महीने मैंने यूपीएससी की बिल्कुल। रिसर्च की क्या होता है। तो मुझे अरविंद सक्सेना सर की एक स्पीच मिली थी। वो उस समय आई थिंक यूपीएससी चेयरमैन थे या एक्स यूपीएससी हो गए थे, मतलब वो रिटायर हो गए थे। तो वो आईआईटी दिल्ली के वो हैं, एलुमनाई हैं उनकी, वहां पे मीट हुई होगी, वो गए होंगे, उनने एक छोटी सी स्पीच दी होगी। वो स्पीच का टेक्स्ट मिला मुझे, तो उस स्पीच को मैंने पढ़ा, बहुत छोटी सी थी। तो मैंने पूरी पढ़ी, और ये रिसर्च के टाइम जब मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मुझे यूपीएससी में जाना चाहिए या नहीं, मैंने वो पढ़ी, और मुझे बहुत इम्पैक्ट की वो। मुझे लगा कि एग्जैक्टली यही तो मैं करना चाहता हूँ जो वो समझा रहे हैं। अगर मेरे पास लिंक लिंक तो है मेरे पास, अगर प्लीज हो प्लीज शेयर सकेगा तो करना, मैं हाँ आपको प्लीज आप शेयर शेयर करूँ। करना, हम बच्चों से शेयर तो करेंगे वो। उसमें बेसिकली मैं थोड़ा सा क्रक्स बता देता हूँ। उन्होंने उसमें पर्पस ऑफ लाइफ और इन सब चीजों के बारे में बोला। उन्होंने बताया कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि आप क्या करना चाहते हो। तो उसने मुझे बहुत इम्पैक्ट किया, और आई थिंक वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि मैं यूपीएससी की तरफ शिफ्ट हो गया, कि ये करना है, यूपीएससी तो करना है, ट्राई तो करना है। तो ऐसा ऐसा हुआ, फिर मैंने ट्रायल दिए, नहीं हुआ, फिर 2-3-4 साल हो गए, फिर November 28 को सीधे मैं अंदर गया और मैं बैठा, मैंने पूरा इंटरव्यू दे दिया। अब वो चेयर थे, मुझे बहुत सारे सवाल पूछे उन्होंने, तो मुझे लग तो रहा था कि मैंने इन्हें कहीं देखा है, हम्म, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहे थे वो, क्योंकि उनका थोड़ा सा फोटो अलग थी, और 4 साल हो गए थे उस बात को, 2019 इनफैक्ट 5 साल हो गए थे। तो मुझे याद तो था कि मैंने कहीं देखा है, लेकिन मुझे लगा हो सकता है कहीं देखा हो। फिर मैं वापस बाहर आया, फिर मैंने थोड़ा सर्च किया, अपने आसपास वाले लोगों से पूछा, तो मुझे पता चला कि ये अरविंद सक्सेना है। तो मतलब
इन अ वे लाइफ कम्स अ फुल सर्कल, और बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा आपको समझ में आता है कि कितनी छोटी है दुनिया, कि आप 4-5 साल पहले जिनसे इन्फ्लुएंस हुए, हम्म। आउट ऑफ ऑल द पीपल, नाउ ही इज इन फ्रंट ऑफ यू, और वो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। बहुत तो ये बढ़िया। वैसे मुझे बाद में पता चला, इंटरव्यू के टाइम में पता चलता तो शायद और ज्यादा नर्वस हो जाता मैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे क्वेश्चन तो पूछे ऐसा उन्होंने था। आपसे, मतलब कैसे क्वेश्चन पूछे गए आपसे इंटरव्यू में, कौन सा एरिया रहा हाँ, जिस पे फोकस रहा इंटरव्यू में? तो क्वेश्चंस ऐसे थे सर, कि चेयरमैन सर ने तो मुझे मोस्टली मेरे जॉब के ही अराउंड क्वेश्चन पूछे। जो मेरी प्रोफाइल है एआई एंड कंप्यूटर विजन इंजीनियर, तो उन्होंने टेक्निकल चीजें पूछी, कंप्यूटर विजन क्या है, क्या चल रहा है, और मतलब वो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है इन जनरल लाइफ्स को। फिर थोड़ा आरबीआई के बारे में पूछा, आरबीआई की और जो ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं उसके बारे में पूछा, गवर्नमेंट उसे कैसे टैकल कर सकती है। और फिर उसके बाद तो उन्होंने मोस्टली मेरे बैकग्राउंड के बारे में पूछा, जो मैं प्रेजेंट जॉब कर रहा हूँ। और उन्होंने पूछा भी कि आप इस साइड क्यों आ रहे हो। उन्होंने इनफैक्ट पहला क्वेश्चन यही था कि आपका बीटेक है इतने अच्छे कॉलेज से, इतना बिल्कुल। अच्छा आप जॉब कर रहे हो, आपको पसंद भी है, और आप ऐसी फील्ड में जॉब कर रहे हो जो बहुत ग्रो कर रही थी, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो फिर भी आप इधर क्यों आना चाहते हो, तो ये उनका सवाल था, जो कि बहुत ऑब्वियस भी था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो और फिर उसके बाद फर्स्ट मेंबर ने थोड़ी मेरी हॉबीज के बारे में पूछा। मेरी हॉबी, अगर आप कोई यूनिक हॉबी लिखते हो तो एक्सपेक्ट करिए कि उस पे क्वेश्चन बिल्कुल। आएगा, क्योंकि मैंने 3 हॉबीज लिखी थी। कि मुझे गिटार प्ले करना पसंद है, क्रिकेट देखना पसंद है, उसके बारे में लिखना और पढ़ना, और मुझे नैरेटिव पोएट्री करनी पसंद है। ओके। तो उन्होंने मुझे नैरेटिव पोएट्री के बारे में पूछा, क्या होती है ये, एक्सप्लेन करिए, बताइए। फिर उन्होंने पूछा कि चलिए आपने जो लिखा है वो एक कुछ बताइए। तो फिर सुनाइए। मैं प्रिपेयर्ड था, क्योंकि मुझे पता था इसके बारे में क्वेश्चन आएगा। तो तो 2 लाइन यहाँ मैंने पर भी हो जाए मलियाज। तो सर वो मुझे उन्होंने पहले ये पूछा कि हिंदी या इंग्लिश आप किस में करते हैं, तो मैंने बताया कि मैं वैसे तो दोनों ही, हिंदी इंग्लिश, ऐसा जब भी जो भी मूड होता है। तो फिर उनने बोला ठीक है, आप जो मैंने सुना दो। तो फिर मैंने हिंदी में एक सुनाई थी कि मुझे अभी याद भी होगी कि नहीं है। नहीं, आप कोई और भी सुना सकते हैं, मतलब हम रेडी हैं उसके सुनने के लिए। मुझे एक्चुअली मैं वही याद करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैंने उनको सुनाई थी कि हाँ, ऐसा कुछ था वो, कि मुझे एग्जैक्ट शायद वर्ड्स अभी याद नहीं, बट ऐसा था कि अ, अ, अरे सुनो, ठीक होना, आज अपनी मंजिल के थोड़ा और नजदीक होना, अ, बाहर से ठहरे पानी से हो, अंदर झरने पर अंदर झरने सा बह रहे होना। अरे और वाह। 4 लाइन और थी, पर मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा, नहीं तो मैं सुना नहीं नहीं, देता बहुत आपको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मतलब आपने जो पॉइंट बोला ना, मैं उसका क्रक्स समझ गया, और बहुत जो है डीप मीनिंग है इसका, बहुत बढ़िया बहुत और बढ़िया। एक्चुअली इससे फिर उनने एक और क्वेश्चन पूछा, इस जो अगली 4 लाइन थी उसमें एक वर्ड था राज, अपने अम, धर्म पथ, ऐसा कुछ था। तो उनने पूछा कि धर्म का मतलब क्या होता है, तो फिर मैंने बताया कि सर धर्म मतलब ड्यूटी, यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ उस धर्म का मतलब ड्यूटी है। फिर उन्होंने बोला हम्म। अच्छा, राजपथ एक नाम जगह का नाम हम्म। पड़ा है, चेंज हुआ है, तो आप बताइए उसका क्या नाम चेंज हुआ दीनदयाल है, क्यों उपाध्याय हुआ वाला है। जो है ना। हाँ, तो फिर मैंने बताया कि हम्म। सर वो पहले उसको राजपथ बोलते थे, अब कर्तव्य पथ बोलते हाँ, हैं कर्तव्य पथ, सॉरी। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो फिर उन्होंने बोला कि ऐसा क्यों, नाम क्यों चेंज किया, तो मैंने उसका सिग्निफिकेंस बताया। तो बहुत उन्होंने बढ़िया। बोला ऐसे तो फिर पूरे इंडिया के जो सारे रास्ते हैं सबका नाम कर्तव्य पथ रख देना चाहिए था। तो ऐसे लाइट चीजें भी होती हैं बीच बीच में। फिर उनने हेल्थ और एजुकेशन के बारे में पूछा, और इंडिया इसमें पीछे क्यों है, क्या चेंजेस करने चाहिए, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पूछा। तो फिर मैंने उसके बारे में डिस्कस किया। वो एक्चुअली न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बनी थी उसकी कमिटी में थे, सेकंड मेंबर, तो उनने ओके खुद ओके। बताया। फिर तीसरे मेंबर थे, उन्होंने मुझे इकोनॉमिक्स के बारे में पूछा। फिर बोला कि जो हमारी इनकम इनक्वालिटी है उसको कैसे सही करेंगे। तो ये सारी चीजें मेनली पूछी थी उन्होंने। तो आपको इंटरव्यू का फील आ गया था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छा इंटरव्यू हो गया है मेरा? फील आ गया था ऐसा तो नहीं कहूंगा मैं, पर कॉन्वर्सेशन करके ठीक लगा, मतलब मुझे लगा कि जितनी देर मैंने बात की तो वो ऐसा नहीं था आप कि बहुत, सेटिस्फाइड थे, आप सेटिस्फाइड थे? हाँ हाँ, मोमेंट डल नहीं हुआ। पर बिल्कुल। क्योंकि मुझे पता था कि ओवरऑल जो
मेरिट लिस्ट बनती है, उस पे रिटन प्लस इंटरव्यू होता है। हम्म। तो आई वाज श्योर अबाउट माय इंटरव्यू, बट आई वाज नॉट श्योर अबाउट माय रिटन। तो इस बेसिस पे ऐसा था कि मतलब मैं कह नहीं सकता था कि लिस्ट में आएगा, बट इंटरव्यू अच्छा गया था। बहुत बढ़िया। तो हम ये था। बहुत बढ़िया मतलब 1 जनवरी नया साल, नए रेजोल्यूशन है ना, बहुत सब कुछ, और फिर 2 जनवरी को एकदम रिजल्ट गिरता है। तो सबसे पहले किसको फोन करके बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है? पहले देखा तो कैसे रिजल्ट, कैसे पता लगा रिजल्ट के बारे में? देखते रहे हाथ कांप रहे थे, नहीं कांप रहे थे? और किसको बताया? अ, हाथ कांप तो नहीं रहे थे, क्योंकि आई थिंक अब मैं उस स्टेज से थोड़ा आगे जा चुका हूँ। अभी इतना चीजें अफेक्ट करती नहीं है, हाथ वाथ कांपने वाला स्टेज निकल चुका। तो हाथ तो नहीं कांप रहे थे। मैं एक्चुअली अपनी कार में था, दीदी के साथ था और मम्मी के साथ था। तो मुझे याद है मैं बैठा हुआ था, और मैं मोबाइल चला रहा था। मोबाइल में रिजल्ट आया, मैंने पीडीएफ खोली, और वो सर्चेबल नहीं थी। तो पीडीएफ ऐसी थी कि उसकी फोटो खींच के डाली गई थी आई थिंक, तो वो सर्च नहीं कर सकते थे आप हाँ उसमें। हाँ हाँ। तो मैं सर्च ही करता हूँ यूजुअली, मैं वो ऐसे एक क्लिक करके मैं नहीं देखता। तो और मेरा नाम भी यूनिक है कि अगर आप सर्च कर रहे हो तो तुरंत आ बिल्कुल जाएगा। आ जाएगा। तो मैंने सर्च की तो सर्च ही नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि चलो नहीं हुआ, खत्म। फिर मैं नीचे आया तो मैंने कहा चलो ऐसे भी देख लेते हैं। अब वैसे तो नहीं आया, किनका आया क्या हुआ। तो ऐसे मैं धीरे धीरे कर रहा था, धीरे धीरे कर रहा था, और सब नाम पढ़ता जा रहा था। तो आप कितनी भी लंबी लिस्ट हो, कितने भी नाम हो, आपको अपना नाम बहुत अलग से दिख बिल्कुल जाता है, बिल्कुल। क्योंकि आप बचपन से उस नाम को देखते हो, सुनते हो। तो मुझे 169 पे दिख गया मेरा नाम। तो मैंने कहा ये कैसे, ये सर्च कर रहा था तो आ नहीं रहा था अभी तो। फिर मैंने वापस सर्च किया। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये सर्चेबल पीडीएफ नहीं ओके है। ओके। तो थोड़ा फिर मैंने एक दो तीन बार और कंफर्म किया। फिर मैंने दो तीन ग्रुप से उस पीडीएफ को डाउनलोड किया, और सब में देखा कि मेरा नाम है कि नहीं। तो ऐसे 3 पीडीएफ में मैंने देखा। फिर उसके बाद मम्मी और दीदी को बताया कि मेरा हो गया, बगल में बैठे थे वो। तो क्या क्या रिएक्शन था? काफी खुश हो गए थे वो। कार एक्चुअली दीदी तो कार चला रही थी, तो उनने खुश तो हुई, पर फिर ठीक है चलो अभी कार चलाओ, घर जाना है। तो फिर काफी खुश थी, मम्मी भी खुश थी और दीदी भी खुश थी। फिर मतलब घर आपके जो आए, आपके अच्छा जो लगा। फादर थे ना, वो इंडियन रेलवे में सरकारी नौकरी में थे, है ना? और हाँ बेटे की अभी तक सरकारी नौकरी नहीं लगी थी। तो जब घर आके पिताजी को पता लगा होगा ना कि अरे बेटा भी सरकारी नौकरी बन गया, तो क्या हम्म। क्या रिएक्शन था पापा का? मतलब गले लगे होंगे। और पापा का ना जनरली इमोशनल वाला रिएक्शन नहीं होता है, बट उस टाइम हाँ पर पक्का एग्जैक्टली। आया होगा, मुझे जहां तक फीलिंग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा ही हुआ कि मतलब पापा का गले लगना बहुत इजीली मिलता नहीं है आपको इंडियन बिल्कुल सोसाइटी में। बिल्कुल। तो पर मैंने जब बताया तो गले लगे, बहुत खुश हुए, बोले तो बहुत अच्छी बात है। और काफी देर तक ऐसे गले लगे रहे, कुछ देर तक मैं भी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद तो काफी फोन वगैरह आए, फिर तो चालू ही हो गया था पूरा कार्यक्रम। पहले ये प्रिपरेशन जर्नी ना काफी लंबी थी। आप 2020 से जो है एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, है ना? और बहुत हम्म। उतार चढ़ाव भरी ये जिंदगी रहती है। मतलब लोग जो है हमारी सोसाइटी में सिर्फ रिजल्ट को जो है मैटर देते हैं, है ना, रिजल्ट को प्रेफरेंस देते हैं। एग्जैक्टली। बट आपने वो पूरा पाथ जो है अप डाउन वाला जिया। तो इस जर्नी में कौन से ऐसे लोग थे जो आपके साथ हर वक्त खड़े रहे कि यार फेलियर है तो भी हम तेरे साथ हैं, रिजल्ट पुअर है तो भी हम तेरे साथ हैं, तू डाउन है तब हम तेरे को अप करेंगे? कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आप मेंशन करना चाहेंगे यहाँ पर? 3 सबसे इम्पोर्टेंट लोग जो ऑब्वियसली हर समय मेरे साथ थे, हर फेज में थे, वो मेरे मम्मी पापा और दीदी हैं। ये 3 लोग तो पिलर ही हैं मेरी लाइफ के। इनके बिना तो कुछ ही नहीं हो पाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अभी जो भी कर पा रहा हूँ, जो भी समझता हूँ, जो भी नॉलेज है, जो भी बोल पा रहा हूँ, वो सब उन्हीं की वजह से। तो ये 3 तो पिलर थे, है ही। और इसके अलावा मेरे दोस्त स्कूल के, और मेरे दोस्त कॉलेज के, इनका काफी साथ था थ्रू आउट। मतलब ये अलग अलग सेक्टर में काम करते हैं, सब लोग अलग अलग जगह हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन उनको कंप्लीट नॉलेज शायद ना भी हो उस बात का, लेकिन फिर भी वो समहाउ मेरे लिए नॉलेज थोड़ा गेन करते थे कि होता क्या है, फिर आके मेरे को सांत्वना देते थे कि ठीक है भाई, ऐसा कुछ कोई दिक्कत बहुत नहीं है, बढ़िया बहुत काफी बढ़िया। टफ होता है। तो आई थिंक बहुत हेल्पफुल थे। मेरे स्कूल के बहुत पुराने दोस्त हैं, हम बचपन से साथ हैं, मतलब सेकेंड क्लास फर्स्ट क्लास ऐसे, इतने पुराने पुराने दोस्त। तो वो तो भाई से भी बढ़कर हो गए। तो उनका बहुत साथ था बढ़िया। हर समय पर, हर फेज पर। बहुत और बढ़िया। मेरे कॉलेज के दोस्तों का भी बहुत साथ था। बहुत और बढ़िया। इन सब की वजह से रिलेटिव्स भी काफी पॉजिटिव ही थे। इन जनरल होता है कि रिलेटिव्स इतना, मतलब बिल्कुल टिपिकल, मतलब बिल्कुल। इंडियन रिलेटिव्स अ, इतने पॉजिटिव होते नहीं, बट मेरे केस में आई थिंक मेरे रिलेटिव्स भी बहुत सपोर्टिव थे थ्रू आउट। ऐसा मेरा डाउन फेज था तो भी कभी उन्होंने ऐसा कुछ भी नेगेटिव बोला या किया नहीं।
हमेशा पॉजिटिव थे, वो सपोर्टिव थे। बहुत तो बढ़िया। और आज भी जब रिजल्ट भी आया तो काफी पॉजिटिव सपोर्टिव थे। नहीं, बहुत बढ़िया। मतलब आपको एडुटैप के बारे में कैसे पता लगा, और हम आपकी प्रिपरेशन जर्नी में कहाँ आपका पार्ट बने, आप अगर कुछ मेंशन करना चाहें, अगर हम थे तो प्लीज। हाँ सर, तो वही जनवरी में जब मैंने देखा कि यो जैसा कुछ एग्जाम होता है, तो पहला यही था, रिसर्च करो कि ये कैसा एग्जाम होता है, क्या होता है। तो जब आप रिसर्च करते हो तो उसके बारे में जो भी इंफो होती है वो ऐसे ही प्लेटफॉर्म से मिलती है जो उनके बारे में पढ़ा रहे हैं, और सारी इन्फॉर्मेशन है। तो मैं उसी के थ्रू एडुटैप के कांटेक्ट में आया, मैंने वेबसाइट्स देखी और टेलीग्राम पे भी मैंने ग्रुप ज्वाइन किए। वहाँ पे मुझे बहुत इन्फॉर्मेशन मिली ईओएओ के बारे में। ये पता चला कि पास्ट में पीवाईक्यू मिला मुझे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये समझने के लिए कि एग्जाम क्या है। तो मैंने पीवाईक्यूज वगैरह देखे, फिर मुझे फिर एडुटैप का कोर्स भी आया था उसका, इसका एपीएफसी और ईओएओ का। तो क्योंकि मैं वर्किंग प्रोफेशनल था, और रिसर्च जब आप इंडिपेंडेंट रिसर्च करते हो इंटरनेट में कि मुझे ये चीज पढ़नी है, लेबर लॉ पढ़नी है ईपीएफओ एग्जाम के लिए, तो राइट। आपके पास 100 रिसोर्स आ जाते हैं। तो अभी हमारे पास क्या है कि देर आर टू मेनी चॉइसेस। तो ऐसा नहीं है कि कुछ है ही नहीं पढ़ने के लिए, कुछ ज्यादा ही चीजें पढ़ने के लिए। इनमें से क्या पढ़ना है ये पिक करना इज मोर बिल्कुल। डिफिकल्ट। तो मुझे ऐसा था कि मेरे पास टाइम ज्यादा था नहीं। मुझे अगर कोई बता दे कि आपको ये पढ़ना है, इतनी देर के टाइम लगेगा, ये लगेगा, आप पढ़ लो बस, और ये एग्जाम में हेल्प करेगा। तो इसके लिए मैंने स्पेसिफिकली आपका जो कोर्स था वो, अ, मुझे याद नहीं उसका नाम, पर ईओएओ और टेस्ट एपीएफसी का सीरीज, जो हमने भी। एक टेस्ट सीरीज प्लस लॉन्च किया था आप यूपीएससी वाले बच्चों के लिए। हाँ हाँ, तो हाँ एग्जैक्टली आपने ऐसा कुछ 3 तरह के कोर्सेज दिए थे कि बिल्कुल। जिनका यूपीएससी का बैकग्राउंड है हाँ, वो उनके लिए एलिजिबल टेस्ट आ सीरीज जाए। प्लस, यहाँ पे स्पेशल कंपोनेंट्स हाँ कंप्रेहेंसिवली कवर किए थे, और बाकी का क्यूआरी था, क्विज़ थे हाँ बाकी के। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो मैंने वही वाला लिया था क्योंकि मेरा यूपीएससी बैकग्राउंड था। तो मुझे जनरल स्टडीज का कंटेंट नहीं चाहिए था, मुझे स्पेशल जो कंपोनेंट्स हैं राइट। उसी का चाहिए था, लेबर लॉज और उसका। तो उसके मुझे लेक्चर्स और पीडीएफ्स मिल गए। मैंने उनका यूज किया, उनको थ्रू आउट पढ़ लिया। आई थिंक 200-300 पेजेस के सब होते थे वो, अकाउंट्स और लेबर लॉ और इन सब के अलग अलग होते थे। और तो मैंने वो सारा पढ़ा जल्दी। तो वो काफी हेल्पफुल था, क्योंकि वन स्टॉप डेस्टिनेशन जब आपको मिल जाती है तो आप ज्यादा सोचते नहीं हो क्या राइट। पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मेरे पास तो टाइम भी नहीं था ये सोचने का कि ये सही है या गलत। मैंने बस उठाया, पढ़ लिया और उसको 2-3 बार रिवाइज कर लिया, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था ये पिक करने का कि बेस्ट कौन सा है। और राइट। एंड में ऑब्वियसली हेल्प किया उसने कि काफी स्पेशल कंपोनेंट का जो भी मुझसे बना वो उन्हीं पीडीएफ्स के आसपास के नॉलेज और उन्हीं सबसे बना। और बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद जब रिटर्न में हो गया तो इंटरव्यू में अगेन मुझे मॉक के लिए कोई चाहिए था, क्योंकि मैं बैंगलोर में था तो मैं ऑफलाइन मॉक्स तो नहीं दे सकता था। तो ऑफलाइन वाला जो ऑप्शन था वो मेरे लिए नहीं था, मैं सिर्फ ऑनलाइन मॉक्स ढूंढ रहा था। और मेरा ये था कि 1-2 बार कोई मुझे मेरे मॉक ले ले और मुझे समझा दे कि बेसिक एटिकेट क्या है, क्या इश्यूज हैं तुम में, क्या इम्प्रूव कर सकते हो। तो उसके लिए मैंने एडुटैप का एक इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू दिया था, उससे मुझे हेल्प मिली थी। जो मेरे बेसिक कुछ इश्यूज हो रहे थे वो सही किए मैंने, और फिर मैंने वो नोट डाउन कर लिया, उन पे काम किया। और वो भी हेल्पफुल था फाइनल इंटरव्यू में। 1-2 सवाल जैसे जो काफी ऑब्वियस थे, जैसे नैरेटिव पोएट्री का सवाल इसमें भी आया था, मेरे मॉक इंटरव्यू में भी। और मेरे ये सवाल कि आप आईटी से इधर क्यों आ रहे हो, ये सवाल भी आया था। तो हेल्प हो जाती है जब आप एक उस आंसर को 2-3 बार बोल लेते हो, तो जब एक्चुअल में आप दे रहे होते हो तो हेल्प तो हो जाती है। राइट। राइट। बहुत बहुत बढ़िया मलयाज, बहुत बढ़िया। और मलयाज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके इस पूरे सेशन में, एंड बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे भी। मलयाज, आप एक एडवाइस जो लास्ट में देना चाहें उन सभी एस्पिरेंट को जो भी इस एग्जाम को अपकमिंग साइकिल के लिए देना चाहते हैं। तो कुछ पॉइंटर्स होंगे एडवाइस के नाम पे। वो ही पहला तो यही कि ये ज्यादा सोचिए मत फॉर्म भरने के लिए, फॉर्म तो भर ही दीजिए। देना है नहीं देना है कैसा जाएगा वो बात की चीज है। आई आई थिंक ज्यादा दिमाग इस बात पे लगाइए कि मुझे पढ़ना कैसे है, कितना टाइम देना है, इन चीजों पे लगाइए। और दूसरा एडवाइस ये रहेगा कि आप अपना टाइम डिवाइड करिए। अगर आप कोई और एग्जाम भी दे रहे हैं तो आप फिगर आउट करिए कि आपको क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है इस एग्जाम के लिए, और उस एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा टाइम दे दीजिए कुछ अलग से, कि ये 2 आवर्स मैं सोशल सिक्योरिटी को दूंगा या लेबर लॉस को दूंगा। इस तरह से आप अगर पढ़ेंगे तो आपको एग्जैक्टली exactly पता होगा कि आपने कितना कवर किया, कितना बचा है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। जैसे मुझे पता था कि अकाउंट्स मेरी स्ट्रेंथ नहीं है, अकाउंट्स में बेसिक क्वेश्चन बन जाएगा पर बहुत हाई फाई आएगा तो मैं तुरंत स्किप करूंगा। एग्जाम में तुरंत स्किप करने की स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल। है। बिल्कुल। तो वो स्किल भी तब आएगी जब आपको पता होगा कि आपको क्या बनता है क्या नहीं बनता है।
तो राइट। ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम डिवाइड करिए और फिगर आउट करिए कि किस कंपोनेंट को कितना टाइम देना है। और तीसरा रिलेटेड टू योर फिजिकल और मेंटल हेल्थ है कि एग्जाम्स चलते रहेंगे, कंपटीशन होते रहेंगे, कई बार आपकी लिस्ट में नाम आएगा, कई बार नहीं आएगा। दैट्स हाउ लाइफ वर्क्स। पर इसके अलावा और इसके ऊपर इनफैक्ट एक चीज ये है कि आप अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ और अपने आसपास के लोगों की फिजिकल मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए। किसी बिल्कुल। भी स्टेज में, किसी भी फेज में, चाहे आप पहले फेज में बाहर हो जा रहे हैं, चाहे आप आखिरी तक जा रहे हैं और बाहर हो जा रहे हैं, सबका अलग अलग लेवल का दुख है, सब अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, अपना बेस्ट देना है। इंपॉर्टेंट ये है अपना बेस्ट देना है। फिर उसके बाद जो होगा वो देख लिया जाएगा। ऐसा है, और ऐसा कुछ नहीं होता। किसी एक एग्जाम से, किसी एक लिस्ट से जिंदगी खत्म नहीं होती। बहुत आगे बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। आपको बहुत उस बढ़िया। टाइम पे हो सकता है लगे कि दिस इज द एंड, बट इट इज नॉट द एंड फॉर श्योर। तो आप आगे राइट। बढ़िए, कुछ और देखिए, और जो आपको पसंद है वो करिए। और अपनी बहुत बढ़िया। फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, रखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बलियाज। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड मैं आपको थैंक यू बहुत बहुत सर। शुभकामनाएं देता हूँ आगे के लिए भी। आपकी थैंक लाइफ यू, बहुत थैंक यू अच्छी सर। रहेगी और आप बहुत अच्छे यूए ऑफिसर बनेंगे, क्योंकि जिस तरह की पर्सनैलिटी आप हैं, आप बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो थैंक यू मलियाज, थैंक यू फॉर दिस सेशन। थैंक यू। थैंक यू सर इस सेशन के लिए, और थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपसे बात करके, मैंने पहले भी बात की थी जब हम डिस्कस करते थे स्ट्रैटेजी, तब हाँ भी जी। बहुत अच्छा लगता था। काफी फुलफिलिंग लगता था। आज भी आपसे डिस्कस करके बहुत फुलफिलिंग लगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सर। वेरी मच, थैंक यू।